ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल दिल्ली में चल रहे इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग की बैठक से जुड़ी हर हलचल पर है। 3 दिनों में कांग्रेस पार्टी ने 4 दलों के साथ सीट शेयरिंग पर जमकर बातचीत की है। आरजेडी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना के साथ कांग्रेस पार्टी सीट बंटवारे की बात कर रही है, लेकिन चारों ही सूबों में कोई बात बन नहीं पा रही। ऊपर से पंजाब में प्रदेश कांग्रेस ने गठबंधन के खिलाफ अपना रुख अख्तियार कर लिया है। बिहार में जेडीयू ने कह दिया है कि कांग्रेस लेफ्ट के 7 सीटों की बात आरजेडी ही करे, उन्हीं का गठबंधन है। जेडीयू तो 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। महाराष्ट्र में टूटी हुई शिवसेना भी 23 सीटें मांग रही है। पवार कह रहे हैं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, ज्यादा सीटें मांग सकती है। और उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी से कोई बात करने के पहले कांग्रेस मायावती को गठबंधन में शामिल करने का शिगुफा छोड़ दे रही है। आज भी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी और शिवसेना की बैठक है। इन बैठकों में क्या निकलता है उस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन इस गठबंधन को बने तकरीबन 200 दिन से ज्यादा हो गए हैं। 2024 के चुनावी महासभर के शंखनाद में बमुश्किल 60 दिन बाकी हैं और गठबंधन 9 दिन चले 2.5 कोस भी नहीं पहुंच पाए हैं। न नीति, न नेता, न दफ्तर, न मुद्दे। जेडीयू बार बार यही शिकायत कर रही है कि अब तक कुछ तय नहीं हो पाए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या 2024 की चुनावी तैयारी में इंडिया गठबंधन पीछे छूट रहा है? क्या मकर संक्रांति तक इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो जाएगा? क्या प्रदेश नेतृत्व की राय के खिलाफ किया गया बंटवारा घटक दलों को भारी पड़ सकता है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। रहेगा। 2024 में बीजेपी से मुकाबले के लिए इन दिनों दिल्ली में इंडिया गठबंधन का कांग्रेस दरबार सजा है। एक पार्टी जा रही है, दूसरी आ रही है, दूसरी जा रही है, तीसरी, चौथी आ रही है। ये बैठकें सीटों को लेकर हो रही हैं, लेकिन बात शर्तों से आगे नहीं बढ़ पा रही। बिहार और पंजाब के बाद अब यूपी और महाराष्ट्र पर मंथन हो रहा है। मगर इंडिया गठबंधन की बैठकों में एक साथ मिलकर बीजेपी से लड़ने भिड़ने की कस्में खाने वाले घटक दल जब कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर बात कर रहे हैं, तो शर्तों पर शर्तें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस की टूटी हुई शिवसेना और टूटी हुई एनसीपी से सीटों के बंटवारे की बात फाइनल करनी है, लेकिन कांग्रेस के सामने कंडीशन क्या है, सुन लीजिए। शिवसेना को मांगने की जरूरत नहीं है। हमने पहले बोल दिया है, हमने हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटों पर चुनाव लड़ा है लोकसभा। उन 23 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में 48 सीटें उद्धव ठाकरे की शिवसेना अड़ी हुई है कि 2019 में 23 सीट पर चुनाव लड़े थे, 18 जीते। इस बार भी 23 सीटों पर बात होगी। कांग्रेस कहती है कि 13 सांसद तो टूट चुके हैं, इतनी सीटें क्यों दी जाए। उधर एनसीपी ने 4 सीटें और कांग्रेस ने 1 सीट ही जीती थी, लेकिन इस बार उनका दावा भी बड़ा होगा। भले शरद पवार की पार्टी भी 2 टुकड़े हो चुकी है, लेकिन पवार कहते हैं कि सीटों की बात धरातल की हकीकत देखकर होनी चाहिए। एक्सेसिव डिमांड कई पॉलिटिकल पार्टीज रखते और रास्ता निकालने के लिए जिनका इनसे ज़्यादा वहाँ नहीं है XYZ स्टेट में, उनको वहाँ ध्यान देने के लिए कहिए। पवार का ये बयान कांग्रेस और शिवसेना दोनों के लिए नसीहत हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में गठबंधन में 2 नहीं 3 खिलाड़ी, और इसमें पवार का पलड़ा कांग्रेस की ओर झुका नजर आ रहा है। पार्लियामेंट में कांग्रेस की सीट ज्यादा है, कांग्रेस ज्यादा कंटेस्ट कर सकती है। महाराष्ट्र से आगे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश पर भी बात करनी है। उत्तर प्रदेश पर बात करने से पहले अखिलेश यादव 2 दिनों से लगातार अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधायकों और पूर्व विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की संसदीय सीटों की रिपोर्ट अखिलेश को दे दिया है। अब राम गोपाल यादव और सांसद जावेद अली कांग्रेस से सीटों पर बात करने पहुंचे। यूपी की 80 सीटों में पिछली बार समाजवादी पार्टी को 5 और कांग्रेस को 1 सीट ही मिली थी, लेकिन खबर है कि इस बार समाजवादी पार्टी 65 सीटों पर दावा कर रही है। आरएलडी 12 सीटों पर दावा कर रही है, कांग्रेस 20 सीटों पर दावा कर रही है। ऊपर से कांग्रेस नेता मायावती को गठबंधन में शामिल करने के शिगुफे भी छोड़कर समाजवादी पार्टी को असहज कर रहे हैं। उधर अखिलेश भी कह चुके हैं कि एमपी में समाजवादी पार्टी के साथ जैसा व्यवहार हुआ है, वैसा ही यूपी में कांग्रेस के साथ होगा।
आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की पहले दौर की बैठक में इतनी शर्तें आई कि कांग्रेस को पहले पंजाब प्रदेश के नेताओं की बैठक बुलानी पड़ी। वहां कांग्रेस नेताओं के तेवर देखिए, फिर सीट शेयरिंग का मुस्तकबिल सोचिए। मैं 13 की सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। देखो, एक पासे ते ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੱਟੜ ਚੋਰ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਰ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੋਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ नहीं बनी। दरअसल पंजाब में 13 लोकसभा सीटों में से 2019 में कांग्रेस ने 8 लोकसभा सीटें जीती थी। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट ही है, बाकी 2 सीटें बीजेपी और 2 सीटें अकाली दल के पास। लिहाजा आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सामने शर्त रख दी है कि बात होगी तो 5 राज्यों में सीट शेयरिंग की, वरना मुश्किल है। अभी 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी चाहती है कि गठबंधन में हम साथ मिलकर चुनाव लड़ें। सभी राज्यों में गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी, उस पर सब पर एक ऑफिशियल स्टैंड लेने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन के अंदर बिहार में 2 तरफा तकरार है। एक तो कांग्रेस के साथ कई मुद्दों को लेकर जेडीयू की नाराजगी है। उधर प्रदेश में भी जेडीयू ने आरजेडी के सामने नई शर्त रख दी है कि कांग्रेस और लेफ्ट की सीटों के बारे में आरजेडी खुद समझे। बिहार में हालत यह है कि 40 सीटों में पिछली बार जेडीयू 16 सीटें जीत गई, 17 सीटें बीजेपी को मिली थी, 6 सीटें एलजेपी और सिर्फ 1 सीट कांग्रेस जीती। लेकिन कांग्रेस इस बार 11 सीट मांग रही है। देखिए, जनता दल यू कोई न बात अचानक कहती है। पिछली बार हम लोग 17 लड़े थे, 16 हम लोगों के अभी वर्तमान सांसद हैं, तो इसमें कहाँ कोई नई बात है। बिहार में गठबंधन के अंदर रिश्तों की गर्माहट का अंदाजा लगाने के लिए दोनों दलों के विधायकों के बयान भी सुन लीजिए। 11 सीट हम लोग जीत, चूंकि हम लोग चाहते हैं कि जहां हम जीत सकते हैं वहीं चुनाव लड़े। हर पार्टी को सोचना चाहिए। कांग्रेस में कौन कैंडिडेट है जरा बताइए तो? अजीत शर्मा ये कैंडिडेट जो भागलपुर पर पकड़ नहीं है, पैसे के बल पर चुनाव जीतते हैं। फिलहाल इन तंथियों के बीच ही इंडिया गठबंधन में तालमेल की कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तलाशना आसान नहीं लगता। आज तक आगे बढ़े उसके पहले एक बड़ी खबर का सीधे रुख करेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग की बैठक से पहले कांग्रेस की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। सीट शेयरिंग अभी बाकी है, लेकिन बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने आज तक से कहा है कि इंडिया गठबंधन में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को शामिल करना चाहिए। अविनाश पांडे का कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए सभी दलों को साथ लाना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठबंधन बनाने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव को निभाना चाहिए। आपको सुना देते हैं अविनाश पांडे की ओर से इस पूरे मामले में आज तक से बातचीत के दौरान क्या बोला गया है। चर्चा हो रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को एक साथ लाने की कोशिश में है। क्या बात है? देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या अन्य दूसरे दल हो, जो इस देश की संविधान को बचाना चाहते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र को सही सलामत और मजबूत करना चाहते हैं, उन सब लोगों को साथ लेने की जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों की है, सिर्फ कांग्रेस की अकेले की नहीं है। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय स्तर पर काफी जिम्मेदार नेताओं को साथ में लाकर एक कोऑर्डिनेशन समन्वय समिति बनाई है, जो इस पर अध्ययन ही नहीं बल्कि कार्य भी कर रही है। और वो सतत संपर्क में सभी लोगों के साथ में होना चाहिए, क्योंकि बिना संपर्क और समन्वय और बिना संवाद के कोई बात बन नहीं सकती। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो कार्य वो कर रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ में एकजुट होकर हम मुकाबला करें, तभी हम इनसे जीत सकते हैं। और स्वाभाविक है कि जो अफवाहें फैलाई जाती हैं कि सीटों के संख्या और दल और बल के आधार पर, ये तभी आप माने जब इंडिया गठबंधन का फाइनल डिक्लेरेशन हो। और मुझे विश्वास है कि जो अथक परिश्रम हमारे शीर्ष नेतृत्व ले रहा है, वहां पर लेन देन से ऊपर उठकर जो माननीय राहुल गांधी जी का संदेश पूरे देश को जोड़ने का है, उसका संदेश यही है कि लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हमको जोड़ों की राजनीति करना होगा, ना ही तोड़ो या नफरत की। लेकिन अखिलेश जी बार बार कहते हैं कि अगर बीएसपी आएगी तो उसकी गारंटी कौन लेगा? तो अगर आप कोशिश करेंगे तो गारंटी भी लेनी पड़ेगी, ये भी तो आपके सामने रिस्क होगा। देखिए,
कृपा करके माननीय अखिलेश जी स्वयं एक परिपक्व नेता हैं और वो पूरे प्रदेश का, इतने बड़े प्रदेश का नेतृत्व कर चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनको भी इस चीज की जिम्मेदारी का एहसास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हम सभी दलों का, मैं किसी विशेष दल का नाम नहीं ले रहा, ये सिर्फ कांग्रेस के अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ माननीय राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी नहीं, ये जिम्मेदारी देश के सभी उन सेक्युलर विचारधारा पर विश्वास करने वाले लोगों की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी संविधान की जो आज स्थिति हो रही है, जिस प्रकार से पार्लियामेंट हाउस को और इलेक्टोरल प्रोसीजर जो चुनावी राजनीति है उसमें जिस प्रकार का लोग बदलाव और एक छल देख रहे हैं, अगर इन सब से हमको बचना है और आने वाली पीढ़ी को अगर हमको सुरक्षित रखना है और उनको लोकतंत्र और संविधान के बारे में गर्व से अगर बताना है, तो आने वाले समय में इस देश में जो एक अनकही आपातकालीन स्थिति से अगर उभरना है, जिससे कोई एक व्यक्ति या कोई एक दल प्रभावित नहीं है, पूरे देश के युवाओं के भविष्य का ये सवाल है और उसके चलते हुए शीर्ष नेता इतना सक्षम है, इतना जिम्मेदार है कि वो सही निर्णय लेगा। तो 80 सीट पर एक कैंडिडेट, चाहे वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी, समाज पार्टी का हो, ये आप कोशिश करेंगे? निश्चित रूप से कोशिश, इसीलिए तो इंडिया गठबंधन का गठन हुआ और इसके चलते हुए कोशिश यही है कि हर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने इंडिया गठबंधन का एक सशक्त, मजबूत उम्मीदवार खड़ा हो, जहां पर सभी जो गठबंधन के घटक दल हैं वो मिलकर उसका साथ दें और उसे मजबूती के साथ जिताएं। एक लाइन में आखिरी सवाल की, क्या इंडिया गठबंधन में आप चाहेंगे कि बीएसपी भी शामिल हो जाए? अब जब मैंने कहा कि बीएसपी अगर लोकतंत्र पर को मजबूत करना चाहती है, बीएसपी अगर इस देश के संविधान को बताना चाहती है, तो और मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से चाहती होगी, लेकिन उसका निर्णय तो उनके नेतृत्व को लेना है। अविनाश पांडे, कांग्रेस प्रभारी उत्तर प्रदेश के, आप सुन रहे थे। अब तक कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आया ये सबसे बड़ा बयान है। जरा सोचिए, अब से कुछ देर के बाद समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर, लेकिन बीएसपी को लेकर यहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीएम शाहीन साहब, लीडर जेडीयू के, हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर तिवारी जी, स्पोक्स पर्सन शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट के, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही धीरेन्द्र कुमार जी, स्पोक्स पर्सन एलजेपी के, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे ही करते हुए, दो टूक कह दिया गया है अविनाश पांडे की ओर से कि देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है, इसी वजह से सभी को साथ में मिलकर चुनाव लड़ना होगा, बीजेपी को हराना होगा, और अगर बीएसपी का साथ लेते हैं, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो फिर आप लोगों का मानो यूपी में सुपड़ा साफ। सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, जो कुछ उन्होंने बोला है मैं उसकी अपने ढंग से व्याख्या कर देता हूं। ये सही बात है, ये आपातकाल है, उन लोगों के अस्तित्व के लिए आपातकाल है जो अभी तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, जातिवाद, अपराधीकरण में आकंठ डुबा रखा था, जिन्होंने भारत की राजनीति को पिछले करीब 4-5 दशकों से, उस राजनीति के लिए यह आपातकाल हो गया है। और वो आपातकाल आया है मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, जातिवाद और घनघोर तुष्टीकरण जो देश की अखंडता तक पर आघात करने तक जाता हो, उसके लिए आपात स्थिति बन गई है। परंतु अभी अभी जो आपने न्यूज दिखाई है वो बड़ी गंभीर बात है। मुझे लगता है कि इस मामले में मुझे अखिलेश यादव जी की तारीफ करनी पड़ेगी कि उनकी दूरदृष्टि बहुत गजब की थी जब उन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए चालू पार्टी शब्द कहा था। देखिए, एक तीर से कांग्रेस ने गजब के कई निशाने साधे। अगर कांग्रेस और सपा का गठबंधन होता तो 4-6 सीटों से आगे कांग्रेस पार्टी दावा ही नहीं कर पाती। और समाजवादी पार्टी की स्थिति मुख्य विपक्षी दल के रूप में, जो कि वो उसकी उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और वो चाहती है कि यूपी की राजनीति के दूसरे ध्रुव के रूप में वो बनी रहे, वो यथावत बनी रहती। अब उसने एक ऐसी बात कही है, अब तो बसपा से जब बंटवारा होगा तो बसपा कहेगी लोकसभा तो हमारे ज्यादा थे। तो समाजवादी पार्टी को तो इस गठबंधन में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना होगा। और विपक्ष की जो स्पेस है वो भी अब तीनों में हो गई बराबर की। और अब जब इन दोनों में आपस में मतभेद होगा तो पंचायत कौन करेगा? कांग्रेस ही तो पंचायत करेगी ना।
जब सपा बसपा के बीच में मतभेद होगा तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी तो है मगर बहुत चतुर सयानी पार्टी है और उसने ऐसा दांव चला है कि अखिलेश जी के लिए अब ना करते बनेगा और ना हाँ करते बनेगा। तो जिसे कहते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से बहुत चतुराई भरा काम कांग्रेस पार्टी ने करने में सफलता हासिल की। और एक और बात भी बहुत स्पष्ट हो गई, देखिए ये सारा का सारा फैक्टर एम फैक्टर के लिए है, मतलब मैं तो इसको कह रहा हूं मनी फैक्टर है, मगर इसको एम से अगर मुस्लिम भी मान ले तो अगर सपा ही लड़ती 80 में 70 सीटें तो सपा मेजर शेयर रहती। अब तो भाई एम का भी 3 जगह बंटवारा हो जाएगा तो विधानसभा में भी एम का कोई अकेला दावेदार नहीं रहेगा। अब मुझे लगता है अभी अखिलेश यादव जी जो भारत की राजनीति के अपेक्षाकृत सबसे युवा और फॉरेन रिटर्न और पढ़े लिखे लोगों में से एक हैं, अब देखना होगा कि वो इस चक्रव्यूह के भेदन में कैसे सफल हो पाते हैं। ठीक है, आपने जो बातें कही मुझे लग रहा है विपक्षी नेता सभी के चेहरे खिल उठे थे, उसके पीछे की वजह क्या है तहसीन जी मैं आपसे जानूंगी, लेकिन आशुतोष वर्मा जी इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए क्या तैयार है अखिलेश यादव? कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि अगर बीजेपी को हराना है तो मायावती को साथ में लाना जरूरी है उत्तर प्रदेश में। कितना ही धन्यवाद। मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी और अपनी नीतियों से ज्यादा विपक्ष में क्या हो रहा है इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं तो सुन रहा हूं कि इधर यूपी में एनडीए की स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई है। अपना दल वाले 10-12 सीटों की लिस्ट लिए घूम रहे हैं और कोई मिलने को तैयार नहीं हो रहा है। नड्डा जी टाइम नहीं दे रहे, सुन रहे हैं। और निषाद पार्टी ने इस बार दावा ठोक दिया है कि अपने ही सिंबल पे लड़ेंगे, बेटे को पिछली बार मेरे सिंबल पे नहीं लड़ाया, बड़े नाराज है। और राजभर जी को तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। एनडीए की स्थिति जो है उनके अंदर खुद पता नहीं चल रहा है कि सिंबल अपना होगा कि मंत्री बनेंगे कि विस्तार होंगे, लेकिन विपक्ष में क्या हो रहा है इसकी बहुत ज्यादा चिंता है। खैर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अरे जो सवाल पूछा गया था उसका क्या है जवाब? कांग्रेस पार्टी ने कहा है मायावती को साथ लीजिए। हाँ उस पे आ रहा हूँ। कितना देखिए समाजवादी पार्टी ने 2019 में भी ये प्रयोग किया था और बड़े दिल से अखिलेश यादव ने बड़े दिल से साफ बोला था अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है और ये गठबंधन समय की मांग है तो हम इसके लिए तैयार हैं। हम कभी इन सब चीजों के लिए पीछे नहीं हटे हैं। हमारा मूल लक्ष्य हमको पता है। अर्जुन की आंख जो है वो मछली की आंख के पे लगी हुई है। हमको भारतीय जनता पार्टी और जिस प्रकार से इस देश में संविधान की हत्या कर रहे इन लोगों से छुटकारा दिलाने के लिए जहां तक आगे लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और कहीं कोई परेशानी नहीं है। कोई मुख्य विपक्ष की जरूरत नहीं है। 125 सीटें लेके बस 32% वोट लेके विपक्ष पार्टी कौन है ये सबको पता है। कौन पिछले 5 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा है ये भी सबको पता है। अरे वो सारी बातें ठीक है, लेकिन मायावती जी को लेने में दिक्कत क्या है ये सवाल, इसका जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं सीधा सीधा। आशुतोष वर्मा के लिए बड़ी पेश की स्थिति बन गई है, क्योंकि यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं 2019 में बीएसपी एसपी साथ में लड़े। एसपी का वोट तो बीएसपी को ट्रांसफर हो गया, लेकिन बीएसपी का वोट ट्रांसफर एक तो हुआ नहीं। मायावती 0 से 10 सीटों पर पहुंच जाती हैं और जबकि अखिलेश यादव की पार्टी 5 सीटों से 5 सीटों पर ही रहती है। इसी वजह से और सबसे दिलचस्प ये रहा, मैंने ही इंटरव्यू किया था उसके बाद अखिलेश यादव जी की ओर से ये कहा गया था कि इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता कि क्या करेंगे मायावती चुनाव जीतने के बाद। अब तहसीन पूनावाला जी बताइए, मतलब बेवजह का दबाव क्या अखिलेश यादव पर आप लोग नहीं डाल रहे हैं मायावती के नाम पर, या फिर जैसा कि चतुर-चार चल रही है कांग्रेस पार्टी, आरोप लगाया है सुधांशु त्रिवेदी जी ने? नमस्कार चित्रा जी और सभी दर्शकों को, सभी फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं आशुतोष भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि माननीय सुधांशु जी इंडिया अलायंस में क्या चल रहा है उस पर टिप्पणी करते हैं। रोज भाजपा के जितने भी प्रवक्ता है, बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, सुधांशु जी जैसे आकर हम पर टिप्पणी करते हैं। ठीक है, वो अच्छी बात है, उनका अधिकार भी है। उनके वहां क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं, क्या हो रहा है अलायंस के अंदर, क्या हो रहा है, अलायंस है भी या नहीं है। और कम से कम यहाँ पर अलायंस में सभी बराबर के हिस्सेदार है। तो आशुतोष भाई जो है वो पूछ सकते हैं राहुल गांधी से, राहुल गांधी जो अखिलेश जी से पूछ सकते हैं, अखिलेश जी नीतीश जी से पूछते हैं, बराबरी का है। एक टेबल पे सब मिलकर बात करते हैं। इनके गठबंधन में कोई पूछ सकता है माननीय प्रधानमंत्री से कोई सवाल?
है किसी की हिम्मत 2 सवाल पूछने के लिए? जो और कैसे पूछेंगे आप बताइए? जिस व्यक्ति को चक्की पीसिंग फडणवीस जी कह रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री जी आज तक ने कवर किया था, कहते 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उस पर ईडी का केस निकालते, उसको गठबंधन में उप मुख्यमंत्री बनाए। क्या सवाल पूछेगा अजीत पवार जी, बताइए मुझे? क्या सवाल पूछेंगे छगन भुजबल जी? पूछ ही नहीं सकते, हमारे वहां सब बराबर के, तो सब एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं। अभी ठीक है, हमारे वहां बातचीत होती है, उसके बाद एक रास्ता निकलता है। इनके वहां क्या होता है? रामविलास पासवान जी, उनका स्वर्गवास हो गया, उनका फर्नीचर बाहर फेंक दिया घर के, आज चिराग पासवान जी को ले लिया। अब क्या करे, चिराग पासवान जी भी जानते नहीं गए तो भैया ईडी का केस खुल जाएगा। तो ये दिक्कत है उनके गठबंधन में, अब ये दिक्कत है उनके गठबंधन में, तो उसको हम क्या करें? हम बैठकर एक दूसरे के साथ बातचीत करते, वार्तालाप करते। अरे कितनी बातें होंगी तहसीन पूनावाला जी, 200 दिनों से बातें ही हो रही हैं। जब 22 जून को पटना में, जून के महीने में पटना में विपक्षी इंडिया गठबंधन के लोग बैठे थे, मैं वहां पर मौजूद थी, ऐसा लगा कि अब जल्दी जल्दी पूरा फैसला हो जाएगा और फिर बीजेपी के सामने कैंडिडेट अनाउंस हो जाएगा। 200 दिन होने जा रहे हैं, 60 दिन बाकी है चुनाव की घोषणा होने में, और अभी भी बातें हो रही। कितनी बातें करेंगे आप लोग? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं इसी का जवाब देता हूँ। बातचीत होनी चाहिए, रोज शाम को मैं भी आता हूँ आपके साथ बातचीत करने। अगर बातचीत होना ही बंद हो जाएगा, आपका शो भी बंद हो जाएगा, हम भी बंद हो जाएंगे। बातचीत होना, आप सोचिए चित्रा जी, आप फैसला कीजिए, मैं आप पे ही फैसला छोड़ता हूँ। रोज बातचीत होनी चाहिए, रोज बातचीत होनी चाहिए, जैसे आपकी और मेरी, सुधांशु जी की होती है, या 8 बजे कोई व्यक्ति आ गया, 8 ने ये मास्टर स्ट्रोक कर दिया, 8 देश में बातचीत के जरिए नतीजा भी तो कुछ निकले, बिना नतीजे के बातचीत का कोई मायने थोड़ी ना होता है तहसीन पूनावाला जी। लेकिन मुझे लग रहा है सुधांशु जी आपकी बातों पर जवाब देना चाहते हैं। सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि जिनके घर शीशे को हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। पहले आप बताइए अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के बारे में। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं आशुतोष जी को और तहसीन जी को, भाई जो प्रश्न था उसका मैंने उत्तर दिया। कांग्रेस के प्रभारी का बयान था और उस पर चित्रा जी ने मुझसे सवाल पूछा, तो मैंने तो संदर्भ के अनुसार उसका जवाब दिया था, क्योंकि वह प्रसंग ही आपके गठबंधन का था। परंतु मैं एक बात ये भी कह दूं, जो आपने कहा कि जो हमारे तहसीन जी ने कहा बराबरी, अरे साहब बातचीत तो कितनी बढ़िया चल रही है, अंदर की मैं दावा नहीं करता आपकी तरह से, आप लोग बताते हैं आपको सब पता है कि क्या चल रहा है। मैं तो सिर्फ वो कह रहा हूं जो कैमरे पे बोला गया। जैसे मध्य प्रदेश चुनाव में अखिलेश वखिलेश, ये कैमरे पे बोला गया है। चालू पार्टी कांग्रेस के लिए कहा अखिलेश जी ने, फिर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सपा के लिए चिरकुट पार्टी कहा, ये पब्लिकली। और अब मायावती जी की बात कर रहे हैं बसपा की। चित्रा जी याद करिए, राजस्थान में इनके पिछली बार 97 एमएलए थे, 6 बसपा के थे, बिना शर्त समर्थन दिया था, और ये आधा दर्जन हाथी गड़प कर गए थे। बसपा इस बात को लेकर कितना इनका विरोध व्यक्त करती रही कि जब हम बिना शर्त समर्थन दे रहे थे आपकी सरकार को, तो आपने हमारे विधायक क्यों तोड़ लिए जनाब। इतना आसान नहीं है आपके बीच में जिसको आप विश्वास की बात कहते हैं। और फिर अखिलेश जी ने भी ये बोला कि मायावती जी बाद में क्या करेंगी, इसकी क्या गारंटी। तो मैं सिर्फ 2 कहावतें बोलता हूं। एक कहावत होती है ऊंट किस करवट बैठेगा पता नहीं लगेगा। अब ये तो ये लोग बताएंगे कि इनके गठबंधन का ऊंट किस करवट बैठेगा। एक और कहावत होती है, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और अब मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टि से जो समझदार हमारे प्रवक्ता लोग बैठे हैं वो इसका अर्थ समझते होंगे, इसलिए मैंने टिप्पणी की। और चिंता मत करिए, कोई भी एक हो जाए हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये कहना चाहते हैं एक पंक्ति में, भैया टीपू और बुआ जी, भैया टीपू और बुआ जी, सबका संकट एक है, जीतेगी निश्चिंत भाजपा चूंकि नियत नेक है। चलिए अब किशोर तिवारी जी आप जवाब दे लीजिए। बहुत देर से बहादुर आ रहे थे, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास आशुतोष जी। किशोर जी बहुत देर से, किशोर जी आप मुस्कुराते तो बहुत अच्छा है, लेकिन सीटों का पेच फंसा हुआ है। 23 सीटें आप लोग 23 सीटें आप लोग मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी और एनसीपी से, लेकिन 13 सांसद तो आपके उधर चले गए हैं 18 में से। तो ये दावा किस आधार पर किया जा रहा है किशोर तिवारी जी? और कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया, शरद पवार भी आप लोगों पर तंज कस रहे हैं। कहाँ है क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त आप लोगों की, उद्धव सेना की? नहीं, देखो प्रजातंत्र किस तरीके से खतरे में है क्या महाराष्ट्र में दिखता है। आज उद्धव जी ने बताया, सुप्रीम कोर्ट 30 मई को कह रहा था वहां के विधानसभा के सभापति अध्यक्ष जी को कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन कर लो, तो अभी तक नहीं हुआ और कुछ होगा नहीं होगा। लेकिन मैं अविनाश पांडे जी की इस बात से सहमत हूं कि देश में
जिसको संविधान बचाना है, क्योंकि चित्रा जी आपने ही कहा, आपके 23 चुन के आए थे, 14 चले गए उधर, हाँ, और सांसद तो मेरे ख्याल से तहसीन बताएगा 90% चले गए। अरे ये जो जाना कैसा होता है ये तहसीन को अच्छे से मालूम है। 5-5 हजार करोड़ रुपए लगाकर सुधांशु जी को पसंद नहीं आया था ये सरकारें गिराना, और अभी उन्होंने अजीत पवार वाली बात की। अरे अजीत पवार को तुमने फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, इसका मतलब देश में किसी भी हालत में सत्ता में रहने की जो जिद्दोजहद बीजेपी कर रही है, उसको इंडिया अलायंस गठबंधन के तरफ से, इंडिया गठबंधन के तरफ से 1-to-1 भी हो जाए 400 सीटों पर भी, तो भी मुझे लगता है कि बीजेपी का आना नामुश्किल है। एक बात। दूसरी बात, आपने महाराष्ट्र के बारे में बताई, तो महाराष्ट्र के बारे में आपको क्लियर कर देता हूं कि शरद पवार जी हो या उद्धव जी हो या राहुल जी हो, हमारे इस पर अब हमारी जो चर्चा चल रही है वो किस सीट पर किस पार्टी का कैंडिडेट हो, इस पर हो रही है। सीटों के बंटवारे पे कोई नहीं है। और नहीं, मतलब 23 सीटें उद्धव ठाकरे को देने को क्या तैयार हो गई हैं कांग्रेस एनसीपी? आप ये कह रहे हैं कि 23 सीटों पर अब कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर अब उद्धव ठाकरे चर्चा कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं किशोर जी? नहीं, 23 नहीं, 48 की चिंता है, 48 की बात चल रही है। और कांग्रेस और हम में या शरद पवार जी में कोई डिफरेंसेस नहीं है। आप कितना भी पेंटिंग करो, लेकिन सारे सर्वे बता रहे हैं, सुधांशु जी, ये चिंता का ही विषय है कि तुमको केंद्र सरकार में रोकेंगी तो महाराष्ट्र और उसके बाद बिहार, और दीदी भी है। अभी मुझे बताइए, अगर हमारे जो नागपुर वाले अविनाश पांडे जी ने आज जो बोला है, बराबर है, जिस अपोजिशन पार्टी को ऐसा लगता है कि बीजेपी यहाँ इस देश का प्रजातांत्रिक सेकुलर स्ट्रक्चर ही तोड़ना चाहती है और तानाशाही लानी चाहती है, वो लोग एक आना चाहिए। मैं तो समाजवादी पार्टी को कहूंगा कि बीएसपी के लिए भी स्पेस दे, लेकिन सबसे प्रमुख बात तो ये है, बहुत बड़ा स्पेस दिया था 2019 में समाजवादी पार्टी ने, लेकिन क्या हुआ, बीएसपी और सपा मिलकर भी बीजेपी का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। उसमें 7% कांग्रेस पार्टी का भी वोट जोड़ लें, उनके 40। किशोर तिवारी जी, थोड़ा सा धरातल पर रहकर अगर हम बात करें, 40 यूपी की लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट हासिल हुए थे, तो सब लोग मिल भी जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या कर लेंगे? और महाराष्ट्र में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति है। तिवारी जी, एक मिनट, मैं बोलता हूं, चित्रा त्रिपाठी जी, पीपल गो ऑन चेंजिंग देयर ओपिनियन। उन्होंने मोदी जी को उन्होंने 10 साल दिए। 10 साल के बाद उनके विफलताओं की गिनती चालू है, इसलिए तो उन्होंने राम जी का सहारा ले लिया। अब मुझे बताइए कि इस विफलताओं के लिए अगर हम हमारे वोट बांट देंगे तो फिर से कुशासन आ जाएगा मोदी जी का। इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस ने रीजनल पार्टियों की क्षमता और रिस्पेक्ट, इस चीज का ख्याल रखते हुए, मतलब किशोर तिवारी जी भी, उद्धव ठाकरे जी भी कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। मैं लौटूंगी शाहीन साहब, आपके 2 और मेहमान हैं, धीरेन्द्र कुमार जी स्टूडियो में बैठे हुए हैं। धीरेन्द्र जी कह रहे हैं अब काम का तो सहारा है नहीं, तो राम का सहारा लेकर 2024 की नैया पार कराना चाहती है बीजेपी और एनडीए। क्या है जवाब इस पर आप लोगों का? देखिए, सबसे पहले मैं उस पर भी बोलूंगा, लेकिन अभी किशोर तिवारी जी को सुन रहा था, ये कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है। अरे लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ना प्रजातंत्र खतरे में है। आप लोग एक दूसरे के जो इंडी गठबंधन वाले का षड्यंत्र के चलते खुद खतरे में है। लोकतंत्र का कोई खतरा नहीं। और कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे नेता के बारे में बोल रहे थे कि अगर ये कुछ मांगेंगे तो ईडी लग जाएगा, सीबीआई लग जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं के पार्टी के नेता का कल बयान मैंने सुना है, ईडी को इडियट कहते हुए, पूरे देश ने सुना है। तो जिस तरह की इनकी धारणा है, और हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी दोनों गठबंधनों में पिछले 40 वर्षों से वो मिनिस्टर रहे, और उसके बाद एक भी उनपे आरोप जरा बताइए, एक भी हमारे गठबंधन में किसी नेता का एक दूसरे के ऊपर में आरोप बताइए। तो हमारी चिंता आप न करें, हम लोगों की सारी बातें हो चुकी हैं और हम लोग तो अब देश के लिए काम कर रहे हैं, और अब तो राम मंदिर के लिए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। पहली बार देश में आप देख रहे हैं कि धार्मिक आजादी मिली है। 22 तारीख को इसको भी लोग अब
स्वाद का अनुभव करेंगे कि धार्मिक आजादी आज तक नहीं मिली थी। और आप लोग तो अभी तक सीटों के बंटवारे में एक दूसरे के खिलाफ में षड्यंत्र में लगे हुए हैं। आपका भी सीटों का बंटवारा तो पसोपेश हमारे यहाँ कोई सीट पर चाचा लड़ेंगे, भतीजा लड़ेंगे, क्या होगा? आरजेडी को, हालांकि जेडीयू और आरजेडी को लेकर अलग तरह की बातें हो रही है, लेकिन अपना तो बताइए कि आप लोग कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त? हम लोग बिल्कुल एनडीए गठबंधन में मजबूती से खड़े हैं और हम लोगों के सीट शेयरिंग को लेकर के एक भी बयान मीडिया में आप बताइए या किसी आर्टिकल में दिखलाइए। हम लोगों के यहाँ सारी चीजें तय है, नेतृत्व एक, नियत साफ और इत्मीनान से बिहार की 40 सीटें जीतेंगे। और मैं इसका उदाहरण बताता हूँ कि हमारे गठबंधन में तो नीतीश कुमार जी सबसे कमजोर थे, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। अगर मैं अभी उनका एक बयान सुन रहा था वहां के नेता का कि मुझे 2019 में 16 सीटें मिली थी, इसलिए 16 को हमको तो मिलनी ही चाहिए, इसके अलावा गठबंधन पर बात करिए। लेकिन जरा सा मैं 5 साल और पहले लेकर चलता हूँ, उनके पास मात्र 2 सीटें थी, तो उसके हिसाब से तो उनको 2 ही सीटें मिलनी चाहिए थी। तो अकेले लड़े थे तो 2 सीटें थी, गठबंधन में लड़े तो 16 जीत गए। तो 16 तो उनको गिफ्ट में दिया गया था ना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने। अभी तो गठबंधन में लड़े तभी तो 6 की 6 सीटों पर जीते ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग गठबंधन में लड़े तो मजबूरी भी है, जरूरी भी है, तो लंबा गठबंधन है ना। हम लोग सब विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं ना, देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं, खुद को भी विश्वास में रख रहे हैं और देश के लोगों का भी विश्वास। हम लोग ये भी कहना चाह रहे हैं कि जेडीयू उधर आंख दिखा रही है कि हमारा 16 छोड़ दो, वरना इधर भी आप लोगों के संपर्क में है, ऐसी बात तो नहीं है? संपर्क में वो तो कहीं भी रह सकते, वही तो उनकी कला है। नीतीश कुमार जी सिर्फ आज तक संपर्क के ही सहारे सरकार चलाया है, कोई कार्य उनका नहीं है ऐसा अद्भुत जिसको वो बिहार और देश में लेकर जा सके। नीतीश कुमार जी को पूरा देश पहचानता है और उनकी अविश्वसनीयता, शाहीन साहब बोलेंगे इस पर, जेडीयू के नेता, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। अविश्वसनीयता ही उनकी विश्वसनीयता बनी हुई है और इसीलिए आज तक उनको संयोजक का भी पद नहीं दे रहे हैं। जेडीयू की ओर से ये क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन नहीं बल्कि ये जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन है, क्या समझ में आ रहा है इससे? देखिए, आरजेडी और ये दोनों में खटपट चल रहा है। नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना नहीं रहे, वो भी चाह रहे हैं कि पता नहीं ईडी कब हमको जेल के द्वार पर बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि मुझे कम से कम कुर्सी दे दो, नहीं तो पता चला हम भी तिहाड़ में, बाकी लोग भी बुला रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग। यही है कि आपस में वहां पर सब कुछ सामान्य नहीं है। और बिहार में जहां पर मैं बता रहा हूं कि एक हमारे ही जिले में नवादा में एक सैनिक शहीद होकर के आता है, न सरकार के लोग जाते हैं न सरकार के मुखिया वहां पे जाते हैं। नीतीश कुमार जी, उनको तो फिक्र अपने बिहार के सीट पर प्रधानमंत्री बनने की पड़ी हुई है, ठीक है, न उनको बिहार से मतलब है, उनको देश से मतलब। ठीक है, इन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, अब क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट को लेकर जेडीयू के नेताओं को बयान देना पड़ा है कि भैया हमारा जो गठबंधन है वो तो आरजेडी के साथ है, आरजेडी देखे कि कांग्रेस और लेफ्ट को कितनी सीटें देनी है। और बार बार 3-4 दिनों से जेडीयू का बड़ा भाष बयान भी सामने आ रहा है एक के बाद एक नेताओं का। खुश नहीं है क्या आप लोग? चित्रा जी, मैं शुरू से आपका डिबेट सुन रहा था, सुधांशु त्रिवेदी जी बात कर रहे थे, उसके बाद पूनावाला जी बात कर रहे थे, बाकी सभी साथी बात कर रहे थे। और सुधांशु त्रिवेदी जी को मैं बोलूं, राज्यसभा सांसद है, कोई सपना देखना कोई गलत बात नहीं है, वो कहाँ का भी सपना देख ले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बात। दूसरी बात, जो एलजेपी के साथी बता रहे हैं कि हम लोगों का जहां तक गठबंधन की बात है, हमें कोई भी डिस्कस नहीं करना है और जो भी हमारी बातचीत होगी, अपने जो सहयोगी दल है वो टेलीविजन पे तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। कम से कम जो बाकी साथी बात कर रहे हैं, एलजेपी बात कर रहे हैं, ये देखिए कि इनका मकाम, इनकी पोजीशन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में क्या है और आने वाले 2 सालों में रहेगी भी या नहीं रहेगी। रही बात हमारे सीट शेयरिंग की बात जो बिहार की है, वो हम लोग पार्टी के अंदर देखकर बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। जो भी हमारा फैसला होगा वो बिल्कुल माना जाएगा। हमारा जो मेन लक्ष्य है इस बार, वो बीजेपी को पक्ष से दूर रखना है। और मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को बोलूं, आपने जो सीटें पार्लियामेंट के अंदर 2019 में जो लाई थी, जो आप, क्योंकि पार्टी में खाली एक नेता इनका है, नरेंद्र मोदी जी, जिसके नाम पे ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं, और जो 300 से ऊपर सीटें इनकी आई थी वो मोदी जी के नाम पे आई थी। अभी 2024 में ये लोग क्या लेकर जाएंगे देश के अंदर, और ये कौन से एंगल से सोच रहे हैं कि हम बहुमत लेकर आएंगे, तो मैं जानना चाहता हूं। अगर आपकी 40 सीटें कम, एक सेकंड, कहां जी 150 पार हो जाए तो बात बनती है। साउथ इनके पास है नहीं, नॉर्थ ऑलमोस्ट जो है, पंजाब आप देखिए, दिल्ली आप देखिए,
आप बंगाल देखिए, आप उसके बाद आपका बिहार देखिए, हाँ मध्य प्रदेश में भी इनकी कोई खास अक्सरियत नहीं है। तो ये 400 क्या ढूंढ रहे हैं, इनको 150 पार आप देखिए। 40 सीटें अगर आपकी कम हो जाती हैं, उनके पास मुझे बताइए, मैं सुधांशु त्रिवेदी से पूछना चाहता हूँ, ये सारी बातें तो हो ही रही है, बताइए सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा है, पेच कहां पर फंसा हुआ है? बंटवारा, बाप रे, वो तो सब चीजें बातचीत हो रही है, सब जगहों पर हो जाएगा। मैं खाली 60 दिन बाकी हैं शाहीन साहब से बताना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल अभी आप देखिए 2-4 दिनों में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। चित्रा जी, मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके प्रोग्राम में, सुधांशु त्रिवेदी जी मुझे 240 सीटें, अभी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े दावा कर रहे थे, 240 सीटें लाकर दे पार्लियामेंट के अंदर, मैं मानता हूं ये पक्ष में बैठ जाएंगे। और जब ये विपक्ष में बैठेंगे, अभी जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ऑलमोस्ट जो भारतीय जनता पार्टी की जिनको मैंडेट नहीं मिल रहा, वो बाकी पार्टियों का सहारा ढूंढ रहे हैं आजकल। और मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूं, काफी सारे इनके लीडर जो हमारे राब्ते में भी है, जो कांग्रेस के राब्ते में है, जो मैंडेट ढूंढ रहे हैं, ये पहले अपने गौरबान पे तो देख ले। हम मना नहीं करते सपने मत देखिए, लेकिन कम से कम अपने गौरबान पर तो देखिए कि आपके वहां क्या चल रहा है। आप दूसरे पार्टियों में देख रहे हैं कि दूसरे वहां क्या चल रहा है, लेकिन अपने पार्टी के अंदर क्या चल रहा है ये तो बताइए हमें। ठीक है, सुधांशु जी से मैं जवाब ले लेती हूँ इसका। इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन बहुमत से आएगा, सरकार में आएगा, और 2024 में हमारी सरकार होगी, ये आप याद रखिएगा हमारी। सर 200 दिनों में इतनी बातचीत हो गई, 60 दिन बाकी हैं इलेक्शन में, जब तक आप सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पाएंगे, नीचे का जो कार्यकर्ता है उसको कैसे समझ में आएगा कि किस पार्टी को सपोर्ट करना है, किससे अपने आप को पीछे खींचना है? बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है शाहीन साहब, ये इतना आसान नहीं है जितने आसान शब्दों में आप बता रहे हैं। लेकिन आपने चुनौती दे दी है सुधांशु त्रिवेदी जी को 240 सीटों की। ठीक है, उनको खुद मैंडेट नहीं मिल रहा, हाँ, वो दूसरी पार्टी में मैंडेट ढूंढने जा रहे हैं। बोलिए सुधांशु त्रिवेदी जी, अब आगे देखिए क्या होता है। आगे देखिए होता है क्या सुधांशु जी? आप लोग भी हवा में हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं। देखिए मैं शाहीन साहब से कहना चाहूंगा कि शायद आपने चुनावी नतीजों का विश्लेषण पे ध्यान नहीं दिया होगा। सर 224 लोकसभा सीटें हम 2019 में ऐसे जीते थे जहां हमारा 50% से ऊपर वोट था, यानी 224 पे तो आप सब एक हो जाएं तब भी फर्क नहीं पड़ता। और आपको न ध्यान हो तो बता दूं, यूपी में 40 थी, मध्य प्रदेश में 23 थी, राजस्थान में 25 में 50% से ऊपर थे, गुजरात में 26 में 50% से ऊपर थे, दिल्ली में आज का मामला कुछ और है, तब का। अरे भैया 150, अरे अब आज पे अब बात तो पूरी होने दीजिए साहब। और ये दो पार्टियां देखिए, ये शिवसेना और जेडीयू, इन्होंने जितने सीटें जीती हैं सब मोदी जी की फोटो लगा के जीती हैं। ये जितनी लोकसभा जीते, चुनौती से कहता हूं एक लोकसभा सीट दिखा दे जहां मोदी जी का पोस्टर न लगाया हो, एक सीट बता दे जहां मोदी जी का कार्यक्रम न मांगा हो 2019 में। तो हकीकत में तोलना तो आपको है। आप जहां 2019 में खड़े थे उसके ठीक उलट आके खड़े हो गए हैं साहब, आप उसके आधार पे खड़े थे, हम तो जहां खड़े थे वहीं खड़े, इसलिए हमने वो राज्य गिनाए जहां आप सर अपने टर्म पे बोले। शाहीन साहब उनको बोलने दीजिए, अपने टर्म पे बोले, दर्शकों को बेहतर समझ में आता है। ठीक है, बोलिए। शाहीन साहब, मैंने आपको इसीलिए सिर्फ वो राज्य गिना दिए जहां आप कहीं नहीं है। हमारा कांग्रेस से सीधा मुकाबला था, वहां 50% से ऊपर थे। मगर ये मैं आपसे कहता हूं, चुनौती के साथ अपनी 16 सीट और शिवसेना 18 सीट दिखाए, एक सीट दिखाए जिसमें वो फोटो दिखा दे कि मोदी जी का पोस्टर न लगाया हो और मोदी जी का कार्यक्रम न मांगा हो। आप मोदी जी के दम पे जीत के आए थे, आज आपको साबित करना है कि आप कहां खड़े होने वाले। और मजे की बात देखिए, एक करके शाहीन साहब उनकी बात हो जाए, वरना समझ में नहीं आएगा। एक बार प्लीज उनकी बात हो जाए, उसके बाद ठीक है शाहीन साहब उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा, अपनी टर्न में बोलिएगा। अरे जनाब, सुधांशु जी बोलिए। अरे साहब, यहां सर्दी वाली गलन हो रही है, गलती क्या होगी ये तो जनता तय करेगी। एक लाइन में कह दूं, और शिवसेना के लिए देखिए, इन दोनों दलों शिवसेना और जेडीयू की स्थिति जानते क्या हो गई है? जैसे पेशवाओं का साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के पतन होने के बाद उन्होंने दिल्ली के बादशाह को अपना कैप्चर कर लिया जी, मैं बात करूं, और वो कहते थे हाँ बादशाह आप हैं, मगर असली ताकत पेशवाओं के हाथ में थी। और उस समय दिल्ली में एक बादशाह था शाह आलम। शाहीन साहब, किशोर तिवारी दोनों को याद होगा, नाम था शाह आलम। और उसके बारे में लोग क्या कहते थे? सल्तनते शाह आलम जे लाल किले थे पालम,
यानी केवल उसका कंट्रोल दिल्ली के लाल किले से पालम तक था और नाम था कि हिंदुस्तान का बादशाह है। इन दोनों दलों की वही स्थिति है साहब, एक जदयू आरजेडी के कैप्चर में है और एक विकास अघाड़ी के कैप्चर में है और ख्वाबों ख्यालों में 2019 का सिनारियो है। मैं बात कर लेता हूं, मैं ऐड कर नहीं, तब क्या थी? जब 2 MP जीत कर आए थे तब आपकी हालात क्या थी? गिरेबान पे तो देखो, जब 2 MP जीत के आए थे शाहीन साहब, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट सेकंड बिगेस्ट पार्टी थे। जाके चेक करिए 1984 का डाटा, कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट था 8.9% बीजेपी का। वी वर द सेकंड बिगेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट। सुनिए सुधांशु जी, गुजराल हमारे प्राइम मिनिस्टर रहा करते थे सुधांशु जी, याद करिए, थोड़ा पीछे चले जाइए। बोलिए तिवारी जी, वो कह रहे हैं मोदी जी का फोटो लगा लगा तो सारी सीटें जीते हैं और अब बैठ के गिना रहे हैं कि हमने इतनी सीटें जीती थी। नहीं, नुकसान गलती तो वही हुई, उससे तो नुकसान हुआ हमारा। शाहीन साहब, ये बात तो ठीक थी। यहीं पे सुधांशु देखो, तुम्हारे साथ हम थे 25 साल तक के, 27-28 साल तक थे। अब हम आपको ये छोड़ के चले गए। और नीतीश कुमार तुम्हारे साथ लोकसभा में भी थे, विधानसभा में भी थे, फिर भी छोड़ के चले गए। अब कैसा होता है कि हम लोग छोड़ के गए तभी हमारी केंद्र में सरकार बनी अपने दम पे। अरे मेरी बात तो सुनो भाई। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद किशोर तिवारी जी अपनी बात को आप आगे बढ़ाइएगा। 22 जनवरी को यूपी में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, सरकार का ये बड़ा फैसला। शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश में आपको बताते चले कहीं पर भी मदिरा की बिक्री नहीं होगी। मुख्यमंत्री की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। अयोध्या में आगंतुकों को मिलेगा अविस्मरणीय अतिथि सत्कार। 22 जनवरी को सभी सरकारी भवनों की साज सज्जा कराई जाएगी। आतिशबाजी का भी प्रबंध किया जा रहा है। अयोध्या में लागू करें स्वच्छता का कुंभ मॉडल, ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने। 14 जनवरी को अयोध्या में मुख्यमंत्री प्रारंभ करने जा रहे हैं स्वच्छता अभियान प्रदेश भर में। इसको लेकर आगे बढ़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले इस बारे में सभी से आग्रह किया था कि 14 जनवरी से स्वच्छता अभियान पूरे देश भर में, खासतौर से मंदिरों में किया जाए। आपको ये भी बताते चले, अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां देखी। साफ सफाई सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, ये कहा है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने। सबसे बड़ी खबर यह है 22 जनवरी को यूपी में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और इसी के साथ ही साथ बड़ा फैसला, कई ऐलान किए गए हैं। अब इसको लेकर यकीनन विपक्षी पार्टियों की ओर से तंज तो कसा जाएगा अगर शिक्षण संस्थानों को बंद रखा जा रहा है। बाकी मेहमानों से टिप्पणी लूंगी मैं, लेकिन उसके पहले तिवारी जी आपकी बात रह गई थी। ये अच्छा फैसला यूपी सरकार का गलत फैसला है और आपकी बात भी रह गई थी, उसको भी पूरा करें आप। नहीं, मैं अभी बताता हूँ। जी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम या स्वतंत्र भारत के अंदर सबसे बड़ा हिंदुओं का कार्यक्रम हो रहा है जी। और जो हम सब राम भक्त है और हम सब उसमें उसका आनंद लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। और यह बात कि हमने बीजेपी से क्या नाता तोड़ा, हम पे तो आपने हमारी हिंदुत्व वाली निष्ठा पर ही ऑब्जेक्शन उठाया। लेकिन मैं GM शाहीन साहब के इस बात के लिए से बिल्कुल ही मैं उनसे मंजूर नहीं करता हूं कि बीजेपी को 240 सीटें मिल जाए। देखो साउथ में तो सफा हो गया। मैं आपको महाराष्ट्र का बताता हूं। जल्दी से बताइए धीरेन्द्र जी, कुछ बोला, कितनी सीटें मिल जाएंगी बीजेपी को जल्दी से? मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्र में 48 से 1 सीट भी कहीं की चुन के आ जाए तो सुधांशु जी मैं आपको बोल रहा हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इतनी गंभीर परिस्थिति है आपकी। आप बहुत बड़ा ऐलान करके जा रहे हैं। वैसे भी छोड़ने का समय बताएगा है। जनता दल यू के नीतीश कुमार जी को भी और आपके नेता को भी राजनीति छोड़नी ही पड़ेगी। जिस तरह से आपने किशोर तिवारी जी अपने विचार को बदला है, जब पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने बढ़ा दिया अपनी पार्टी को, अब लोगों के साथ, महाराष्ट्र के लोगों के साथ आपने जो धोखा का काम किया है, तो आने वाले चुनाव में आप अपनी चिंता करिए। एनडीए गठबंधन 408, 9, 10 सीटें मजबूत सरकार। ठीक है तहसीन जी। अरे 70% वोट हमारे पास है और 400% 400 सीटें उनको दिए जा रहे।
अरे धीरेन्द्र जी कुछ पचे ऐसा भी जी मुझे सवाल पूछ लीजिए जी। सवाल ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक भी सीट मिली तो फिर किशोर तिवारी ने ऐलान कर दिया है वो राजनीति छोड़ देंगे। वो खुद के लिए बोल रहे हैं कि हाँ, किशोर जी टीवी पे बहुत क्यूट दिखते हैं और मुस्कुराते, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये ना हो। लेकिन देखिए ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, महाराष्ट्र में जो माहौल है वो पूरा बीजेपी के खिलाफ है। एक तो रीजनल फैक्टर्स जो है, महाराष्ट्र में जो विकास का कार्य बिल्कुल नहीं हो रहा है। जितने भी महाराष्ट्र में प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रीज आने थे वो सब महाराष्ट्र के बाहर ले जा रहे हैं। और दूसरा जो है, माननीय प्रधानमंत्री शायद कल या परसों महाराष्ट्र भी आ रहे। दूसरी जो बात है, महाराष्ट्र के लोग को ये भेदभाव इस वक्त लग रहा है कि जिस व्यक्ति को माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा चक्की पिसाई, उसके साथ मिलकर अब सरकार बनाए। ठीक है, जल्दी तो महाराष्ट्र में जो मूड है भाजपा के खिलाफ। समाजवादी पार्टी से ले लेती हूँ आशुतोष जी, ये जो फैसला यूपी सरकार ने लिया है शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, सही फैसला है या क्या लगता है आपको? देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार का अपना फैसला है। मुझे लगता है कि उनको सुविधाएं और भी देनी चाहिए कि किस तरीके से ये प्रोग्राम आगे बढ़े। जन सुविधाओं के साथ में ध्यान रखते हुए प्रोग्राम, क्योंकि बड़े विश्व स्तर का है तो और सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए। वहाँ पे यातायात का प्रबंधन सही हो, वहाँ पे लोगों को आने जाने में आसानी हो, कई ऐसी चीजें हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं। सुधांशु जी, पॉजिटिव रिएक्शन है समाजवादी पार्टी का इस फैसले पर, जल्दी से 2 लाइन में। हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल पॉजिटिव रिएक्शन रहना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। तो हम इनका स्वागत करते हैं, चाहे रीझ के बजे या खींच के। हम रीझ के भज रहे हैं, ये खींच के भज रहे हैं तो भी स्वागत है। बिल्कुल बैर न कर काहू सन कोई। अब जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी राजनीति इस मुद्दे पर भी जारी रहेगी, लेकिन सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या इंडिया गठबंधन निकाल पाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और यहां पर ऐलान करके जा रहे हैं उद्धव गुट को समर्थन देने वाले किशोर तिवारी की महाराष्ट्र में अगर एक भी सीटें बीजेपी जीतती है तो फिर वो अपनी राजनीति छोड़ देंगे। अब उनकी पॉलिटिक्स का भी आगे क्या होगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।